जय हिंद दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे घटनाचक्र के पूर्वावलोकन सीरीज में, जिसमें लोग भारतीय इतिहास कर रहे हैं। यह हमारा कंटिन्यू सीरीज है। इसमें हम लोगों ने प्राचीन भारत का इतिहास पूरा कर लिया था। आज मध्यकालीन भारत का इतिहास खत्म हो जाएगा और आधुनिक भारत का इतिहास शुरू होने का चांस है। तो आप लोग से बस ये अनुरोध है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अब तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आप तक उसे आसानी से पहुँचाया जा सके। और आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन लोगों तक जो इस बार का 71वां बीपीएससी प्री देने वाले हैं या फिर टीचर का टीआरई 4 देने वाले हैं। उन तक इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर पहुँचाएँ, ताकि उन्हें इस वीडियो का पूरा लाभ मिल सके। और हम लोग इसी सीरीज़ के वीडियो को कंपाइल करके मास्टर वीडियो बनाकर अपलोड किए हुए। तो अगर आप लोग एक बार में पूरा रिवीजन करना चाहते हैं तो आप लोग मास्टर वीडियो देखिए, इसे एक बार में पूरा रिवीजन कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जहाँ हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में छोड़ा था। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं यहाँ से मुगल कालीन संगीत एवं चित्रकला। आइए शुरू करते हैं इसके पहले प्रश्न से। शुरू करने से पहले फिर से ये अनुरोध रहेगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जितना ज़्यादा बार आप लोग रिवाइज करेंगे उतना ही अच्छा आप लोग के लिए रहेगा और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में उतना ही बढ़िया आप लोग परफॉर्म कर सकेंगे। आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। मुगल चित्रकला के विषय में कौन सा कथन सत्य है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी, मतलब युद्ध दृश्य हो जाएगा, पशु पक्षी और प्राकृतिक दृश्य और दरबारी चित्रण। तो डी ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी। फिर से देखते हैं मुगल चित्रकला के विषय में कौन सा कथन सत्य है? तो युद्ध दृश्य हो जाएगा, पशु पक्षी और प्राकृतिक दृश्य हो जाएगा और दरबारी चित्रण हो जाएगा। तो डी ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किया था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा हुमायूं ने। चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किसने किया था? बी ऑप्शन हो जाएगा हुमायूं। आगे किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए? तो ए ऑप्शन हो जाएगा हुमायूं। किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए थे? तो ए ऑप्शन हो जाएगा हुमायूं। अगला, चित्रकला की मुगल कलम भारतीय लघु चित्रकला की रीढ़ है। निम्न में से किस कलम पर मुगल चित्रकला का प्रभाव नहीं पड़ा? तो डी ऑप्शन हो जाएगा काली घाट पे नहीं पड़ा, बाकी पहाड़ी पे पड़ा, राजस्थानी पड़ा और कांगड़ा पे पड़ा, काली घाट पे नहीं पड़ा। अगला है, दस्तान अमीर हमज़ा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? तो ए और सी हो जाएगा, मतलब अब्बू सम्मद और मीर सैयद अली। ए और सी इसका दोनों आंसर है, अब्बू सम्मद और मीर सैयद अली। दस्तान अमीर हमज़ा। अगला प्रश्न है, दशवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के राजदरबारी थे? तो ए ऑप्शन हो जाएगा अकबर। दशवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के राजदरबारी थे। कौन कौन थे? तो ए ऑप्शन हो जाएगा अकबर के राजदरबार में थे। अगला, यूरोपीय चित्रकारी यूरोपियन पेंटिंग का प्रवेश किसके दरबार में हुआ? तो बी ऑप्शन हो जाएगा अकबर। यूरोपीय चित्रकारी या यूरोपियन पेंटिंग का प्रवेश किसके दरबार में हुआ? तो बी ऑप्शन हो जाएगा अकबर के दरबार में। अगला, निम्नलिखित में से कौन जहांगीरी चित्रकार थे? तो इसमें सही कुट का ऑप्शन देना है, तो बी हो जाएगा 2 और 3, मतलब अबुल हसन और अक्का रिज़ा। बी हो जाएगा 2 और 3, अबू हसन और अक्का रिज़ा। अगला, निम्न में से कौन जहांगीर के समय का चित्रकार नहीं है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा ख्वाजा अब्बू सम्मद। बाकी मंसूर थे, मनोहर थे और अबुल हसन थे। सी ऑप्शन ख्वाजा अब्बू सम्मद नहीं थे। अगला, मुगल चित्रकला ने किसके शासनकाल में उन्नति की? तो सी ऑप्शन हो जाएगा जहांगीर। मुगल चित्रकला ने किसके शासन में उन्नति की? तो सी ऑप्शन हो जाएगा जहांगीर के शासनकाल में। अगला प्रश्न, जहांगीर ने मुख्यतः निम्नलिखित में से किस कला को संरक्षण दिया था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा चित्रकला। जहांगीर ने मुख्यतः निम्नलिखित में से किस कला को संरक्षण दिया था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा चित्रकला। इनमें से किस मुगल सम्राट ने सचित्र पांडुलिपियों से ध्यान हटाकर चित्राधार, मतलब एल्बम और व्यक्ति रूप चित्रों पर अधिक जोर दिया? तो सी ऑप्शन हो जाएगा जहांगीर। इनमें से किस मुगल सम्राट ने सचित्र पांडुलिपियों से ध्यान हटाकर चित्राधार, मतलब एल्बम और व्यक्ति रूप चित्र पर अधिक जोर दिया? तो सी ऑप्शन हो जाएगा जहांगीर। अगला है, पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल निम्नलिखित में से किस कला के विभिन्न शैलियों को दर्शित करते हैं? तो बी ऑप्शन हो जाएगा चित्रकला। पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल निम्नलिखित में से किस कला के विभिन्न शैलियों को दर्शित करते हैं? तो बी ऑप्शन हो जाएगा चित्रकला। अगला, किशनगढ़ शैली किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा चित्रकला। किशनगढ़ शैली किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा चित्रकला के लिए। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक संगीत वाद्य बजाने में औरंगजेब की दक्षता थी? तो सी ऑप्शन हो जाएगा वीणा। निम्नलिखित में से कौन सा एक संगीत वाद्य बजाने में औरंगजेब की दक्षता थी? तो सी ऑप्शन हो जाएगा वीणा। प्रातःकाल में गाया जाने वाला राग है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा तोड़ी। प्रातःकाल में गाया जाने वाला राग कौन सा है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा तोड़ी। तानसेन, बैजू बावरा और गोपाल नायक जैसे संगीतज्ञों ने स्वामी हरिदास से प्रशिक्षण प्राप्त की। स्वामी हरिदास के अनुयायियों ने कितनी संगीत आचार्य केंद्र स्थापित किए हैं? तो ये ऑप्शन हो जाएगा 5।
फिर से देखते हैं, तानसेन, बैजू बावरा और गोपाल नायक जैसे संगीतज्ञों ने स्वामी हरिदास से प्रशिक्षण प्राप्त किया था। स्वामी हरिदास के अनुयायियों ने कितने संगीत आचार्य केंद्र स्थापित किए हैं? तो ये ऑप्शन हो जाएगा 5। अगला है, मियाँ तानसेन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ए ऑप्शन इसका सही नहीं है। सम्राट अकबर द्वारा इन्हें दी गई उपाधि तानसेन थी, यह बिल्कुल गलत है। तानसेन ने हिंदू देवी देवताओं से संबंधित ध्रुपदों की रचना की, यह बिल्कुल सही है। तानसेन ने अपने संरक्षकों से संबंधित गानों की रचना की, यह भी बिल्कुल सही है। और तानसेन ने अनेक रागों की मौलिक रचना की, यह भी बिल्कुल सही है। तो ए ऑप्शन इसमें गलत था। अगला है, अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायकों में सम्मिलित थे, कौन कौन से सम्मिलित थे? तो तानसेन थे और हरिदास थे। ए ऑप्शन 1 और 2, तानसेन और हरिदास। अगला है, प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा स्थित है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा ग्वालियर में। प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? तो बी ऑप्शन ग्वालियर में। तानसेन का मूल नाम था, तो बी ऑप्शन हो जाएगा रामतनु पांडे। तानसेन का मूल नाम क्या था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा रामतनु पांडे। आगे, निम्नलिखित राजाओं में से किसने अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा भाटा के राजा रामचंद्र सिंह ने। निम्न राजाओं में से किसने अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा भाटा के राजा रामचंद्र सिंह ने। आगे, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी संगीत के क्षेत्र में महान विभूति नहीं था? तो राजा मानसिंह तोमर बिल्कुल सही है। तानसेन थे, सदारंग अदारंग थे। और डी ऑप्शन माल गुर्जरी या नहीं थे, तो डी ऑप्शन हो जाएगा माल गुर्जरी। अगला, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने लाला कलाम्बत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली थी? तो सी ऑप्शन हो जाएगा अकबर। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने लाला कलाम्बत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली? तो सी ऑप्शन हो जाएगा अकबर। संगीत की टप्पा शैली निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के दरबार में परिष्कृत एवं विकसित हुई? तो सी ऑप्शन हो जाएगा मोहम्मद शाह। संगीत की टप्पा शैली निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के दरबार में परिष्कृत एवं विकसित हुई? तो सी ऑप्शन हो जाएगा मोहम्मद शाह। अगला है, मुगलकालीन साहित्य। तो आइए मुगलकालीन साहित्य को भी एक एक करके देखते हैं। तो बाबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा लेडेल और रस्किन ने। बाबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? तो ए ऑप्शन हो जाएगा लेडेल और रस्किन ने। गुलबदन बेगम पुत्री थी, तो ए ऑप्शन हो जाएगा बाबर की। गुलबदन बेगम पुत्री थी किसकी? तो ए ऑप्शन हो जाएगा बाबर की। अगला है, मुगल काल में निम्नलिखित में से किस महिला ने एक ऐतिहासिक विवरण लिखे? तो ए ऑप्शन हो जाएगा गुलबदन बेगम। मुगल काल में निम्नलिखित में से किस महिला ने ऐतिहासिक विवरण लिखे? तो ए ऑप्शन हो जाएगा गुलबदन बेगम। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? तो सी ऑप्शन हो जाएगा गुलबदन बेगम ने। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? तो सी ऑप्शन हो जाएगा गुलबदन बेगम। हुमायूं नामा की रचना किसने की? तो डी ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसके रचनाकार थे गुलबदन बेगम। अगला, दिल्ली का आवास शिक्षा केंद्र जो मदरसा ए बेगम कहलाता था, किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा महम अनगा। दिल्ली का आवास शिक्षा केंद्र जो मदरसा ए बेगम कहलाता था, किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा महम अनगा। दिल्ली में पुराना किला के सामने खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा महम अनगा ने। दिल्ली में पुराना किला के सामने खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा महम अनगा। अगला, निम्नलिखित में से किसने हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा ताजुल माली। निम्नलिखित में से किसने हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा ताजुल माली। आगे सुमेलित करने के लिए सूची 1 को सूची 2 से आइए मिलान करते हैं। तो हसन निज़ामी था, ताजुल मासिर ख्वांदमीर था, हुमायूं नामा मोहम्मद काजिम इसका था, आलमगिरी नामा और भीमसेन का था नुक्शा ए दिलकुशा। तो ए ऑप्शन हो जाएगा 4312 4312। अगला प्रश्न मिलान करने के लिए फिर से दिया हुआ, आइए मिलान देखते हैं। तो इसका बी आंसर हो जाएगा 1342। यहाँ पे मिलान दिया हुआ, आइए मिलान देख लेते हैं। तो मुल्ला दाऊद हो जाएगा चंदायन, दामोदर कवि हो जाएगा पद्मावती कथा, सोमनाथ हो जाएगा राग विबोध और अमीर खुसरो हो जाएगा आशिका। ठीक है, अगला प्रश्न फिर से मिलान देखते हैं। पुस्तक और लेखक है, तो आइए देखते हैं कौन पुस्तक किसने लिखा। तो आलमगीर नामा यह लिखा गया था मिर्ज़ा मोहम्मद काजिम द्वारा। तबकात अकबरी यह लिखा गया था निज़ामुद्दीन अहमद द्वारा। चहार चमन यह लिखा गया था चंद्रभान ब्राह्मण द्वारा। और इकबाल नामा जहांगीरी यह लिखा गया था मुअत्तमद खान द्वारा। तो डी ऑप्शन इसका हो जाएगा 2413 अगला है, तबकात अकबरगिरी किसने लिखी थी? तो डी ऑप्शन हो जाएगा निज़ामुद्दीन अहमद। तबकात अकबरगिरी किसने लिखी थी? तो डी ऑप्शन हो जाएगा निज़ामुद्दीन अहमद। अगला है, तबकात अकबरगिरी जिसे कभी कभी अबुल फजल के अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता है, किसके द्वारा लिखी गई थी? तो बी ऑप्शन हो जाएगा निज़ामुद्दीन अहमद।
तबकात अकबरगिरी, जिसे कभी कभी अबुल फजल के अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता है, किसके द्वारा लिखा गया था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा निजामुद्दीन अहमद। अगला, निम्न मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा अबुल रहीम खान खाना। निम्न मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा अब्दुल रहीम खान खाना। आगे, भारत के इतिहास के संदर्भ में अबुल हमीद लाहौरी कौन थे? तो बी ऑप्शन हो जाएगा शाहजहाँ के शासन का एक राजकीय इतिहासकार। भारत के इतिहास के संदर्भ में अबुल हमीद लाहौरी कौन थे? तो बी ऑप्शन हो जाएगा शाहजहाँ के शासन में एक राजकीय इतिहासकार। अगला, शाहजहाँनामा के लेखक कौन हैं? तो डी ऑप्शन हो जाएगा इनायत खान थे। अगला है, निम्नलिखित युगों में से कौन एक सही सुमेलित है? तो ए ऑप्शन बाबर तुजुके बाबरी या बिल्कुल सही है, बाकी तीनों ऑप्शन इसमें गलत है, तो बाबर तुजुके बाबरी या बिल्कुल सही है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो पुस्तक और लेखक दिया हुआ कौन सा सही सुमेलित है, देखते हैं। तबकात नासरी मिनहाज उस सिराज जसजानी या बिल्कुल सही है। तारीख़ फिरोज शाही शम्स ए सिराज अफीफ या भी बिल्कुल सही है। तुगलकनामा इब्न बतूता या गलत है। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम या बिल्कुल सही है, तो सी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा, तुगलकनामा इब्न बतूता या बिल्कुल गलत है। आगे है, अनवर ए सुहेली नामक ग्रंथ निम्नलिखित में से किसका अनुवाद है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा पंचतंत्र। अनवर ए सुहेली नामक ग्रंथ निम्नलिखित में से किसका अनुवाद है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा पंचतंत्र। किसके राजकाल में योग वष्ठित की निजामुद्दीन पानीपति द्वारा फारसी में अनुवाद किया गया? तो ए ऑप्शन हो जाएगा अकबर द्वारा। किसके राज्यकाल में योग वशिष्ठ के निजामुद्दीन पानीपति द्वारा फारसी में अनुवाद किया गया? तो ए ऑप्शन हो जाएगा अकबर द्वारा, अकबर के राजकाल में। अगला है, अबुल फजल द्वारा अकबरनामा पूरा किया गया? तो ए ऑप्शन हो जाएगा 7 वर्षों में। अबुल फजल द्वारा अकबरनामा पूरा किया गया कितने वर्षों में? तो ए ऑप्शन हो जाएगा 7 वर्षों में। आईना अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो डी ऑप्शन हो जाएगा अबुल फजल द्वारा। आईना अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो डी ऑप्शन अबू फजल द्वारा। मुगल काल में दरबारी भाषा थी? तो सी ऑप्शन हो जाएगा फारसी। मुगल काल में दरबारी भाषा क्या थी? तो सी ऑप्शन हो जाएगा फारसी। मुगलों की अदालत में भाषा थी? तो बी ऑप्शन हो जाएगा फारसी। मुगलों की अदालत में भाषा थी? तो बी ऑप्शन हो जाएगा फारसी। आगे, मुगलकालीन ग्रंथ में मासिर ए आलमगीरी किसकी रचना है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा साकी मुस्तैद खां। मुगलकालीन ग्रंथ में मासिर ए आलमगीरी किसकी रचना है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा साकी मुस्तैद खां। आगे, सुमेलित करने के लिए दिया हुआ सूची 1 को सूची 2 से आइए मिलान करते हैं। तो भीमसेन कायस्थ या हो जाएगा तारीख़ ए दिलकुशा। भीमसेन कायस्थ तारीख़ ए दिलकुशा। चंद्रभान ब्राह्मण या था चाहर चमन। ईश्वरदास नगर, इनका मिलान होता है फुतुहत ए आलमगीरी से। और सुजान राय भंडारी, इनका मिलान होता है खुलासत उत तवारीख से। तो डी ऑप्शन हो जाएगा 4-1-2-3। अगला है, फुतुहत ए आलमगीरी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ए ऑप्शन हो जाएगा ईश्वरदास नागर। फुतुहत ए आलमगीरी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ए ऑप्शन हो जाएगा ईश्वरदास नागर। अगला है, नस्तालिक, ये ऑप्शन हो जाएगा एक प्रकार की फारसी लिपि जो मध्यकालीन भारत में प्रयुक्त होती थी। नस्तालिक क्या है? तो ये ऑप्शन हो जाएगा एक प्रकार की फारसी लिपि जो मध्यकालीन भारत में प्रयुक्त होती थी। आगे, कवि हृदय राजा जिसने नागरी दास के नाम से कृष्ण की प्रशंसा में छंद लिखे? तो डी ऑप्शन हो जाएगा राजा सावंत सिंह थे। कवि हृदय राजा जिसने नागरी दास के नाम से कृष्ण की प्रशंसा में छंद लिखे? तो डी ऑप्शन हो जाएगा राजा सावंत सिंह। आगे, निम्नलिखित में से किस एक ने महत्वपूर्ण कृतियाँ रामचंद्रिका एवं रसिका प्रिय की रचना की थी? तो ए ऑप्शन हो जाएगा केशव ने। निम्नलिखित में से किस एक ने महत्वपूर्ण कृतियाँ रामचंद्रिका एवं रसिकीय प्रिया की रचना की थी? रसिक प्रिया की रचना की? तो ए ऑप्शन हो जाएगा केशव ने। रामचंद्रिका किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा केशव दास की। रामचंद्रिका किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो ए सी ऑप्शन हो जाएगा केशव दास। अगला, मुगल काल विविध। तो आइए इनके प्रश्नों को भी एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो जहांगीर विलियम हॉकिंस बिल्कुल सही है। अकबर सर थॉमस रो बिल्कुल गलत है। शाहजहाँ टेवर्नियर बिल्कुल सही है। औरंगजेब मनुची यह भी सही है। तो बी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा अकबर सर थॉमस रो। अगला हो जाएगा, निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से किसने भारत के हीरों और हीरे के खदानों की विस्तृत रूप से चर्चा की? तो बी ऑप्शन हो जाएगा जॉन बैप्टिस्ट टेवर्नियर।
निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से किसने भारत के हीरों और हीरे के खदानों की विस्तृत रूप से चर्चा की? तो बी ऑप्शन हो जाएगा जॉन बैप्टिस्ट ट्रेवर्नियर। अगला, यह कथा किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभयुक्त मंजिल का निर्माण में 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा विलियम फिंच ने। यह कथन किसका है कि अकबर के शासनकाल में इलाहाबाद में 40 स्तंभयुक्त मंजिल के निर्माण में 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया? तो सी ऑप्शन हो जाएगा विलियम फिंच ने। आगे सम्मिलित करने के लिए दिया हुआ है सूची 1 को सूची 2 से। तो आइए मिलान करते हैं। तो इसका आंसर स्टार मार्क दिया हुआ है, आप लोग यहाँ विवरण बॉक्स में से पढ़ सकते हैं। हॉकिंस का टाइम था 1608 से 1611, थॉमस रो का था 1615 से 1619, मनुची का था 1653 से 1708 और रॉल्फ फिंच का था 1583 से 1586 तक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित मुस्लिम शासकों का सही कालानुक्रम नीचे दिए गए कूट में चुनिए। तो इसका सही होगा, पहला हो जाएगा जहांगीर, 3 नंबर, फिर दूसरा हो जाएगा मोहम्मद शाह, फिर हो जाएगा पहला नंबर अहमद शाह अब्दाली और फिर चौथा नंबर हो जाएगा बहादुर शाह द्वितीय। सी ऑप्शन हो जाएगा 3-2-1-4, 3-2-1-4। अगला प्रश्न, निम्नलिखित 4 बाहरी आक्रमणों को कालानुक्रम व्यवस्थित करें एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर ढूंढें। तो इसमें हो जाएगा, पहले हो जाएगा 2 नंबर चंगेज़ खान, फिर 4 नंबर हो जाएगा तैमूर, फिर 3 नंबर हो जाएगा नादिर शाह, फिर 1 नंबर हो जाएगा अहमद शाह अब्दाली। सी ऑप्शन हो जाएगा 2-4-3-1, 2-4-3-1। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य कथन देखना है, पहला सत्य है, पहला देखना है तो अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत की तृतीय युद्ध लड़ा, यह बिल्कुल सही है। बाबर ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की, यह गलत है। शाहजहां ने उत्तराधिकार का युद्ध लड़ा, यह गलत है। जहांगीर सौंदर्य तथा प्रकृति का प्रेमी था, यह सही है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा 1-4 इसमें सही है, 2-3 इसमें गलत था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं में से कोई घटनाओं और ईस्वी को सम्मिलित कीजिए। तो यहाँ पे मिलान करने के लिए दिया हुआ, आइए मिलान देख लेते हैं। नादिर शाह दौलत दिल्ली में कत्लेआम, यह हुआ था 1739 में, 4 नंबर। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का युद्ध हुआ था, 2 नंबर हो जाएगा 1526 में। हेमू और अकबर के बीच पानीपत का द्वितीय लड़ाई हुई थी, यह हो जाएगा 1 हो जाएगा 1556 में। और अकबर शाह अब्दाली और मराठों के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी 1761 में। तो इसका आंसर सी हो जाएगा 4-2-1-3, 4-2-1-3। अगला प्रश्न है, हेमचंद्र विक्रमादित्य भारतीय इतिहास के किस नाम से जाने जाते हैं? तो डी ऑप्शन हो जाएगा हेमू के नाम से। हेमचंद्र विक्रमादित्य भारतीय इतिहास में किस नाम से जाने जाते हैं? तो डी ऑप्शन हो जाएगा हेमू के नाम से। आगे, भारतीय गौरव यश का अंतिम सूर्य किसके लिए प्रयुक्त हुआ? तो बी ऑप्शन हो जाएगा पृथ्वीराज के लिए। भारतीय गौरव या यश का अंतिम सूर्य किसके लिए प्रयुक्त हुआ? तो बी ऑप्शन हो जाएगा पृथ्वीराज के लिए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस युद्ध में मुख्य विरोधियों का सही उल्लेख नहीं किया गया है? तो हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के बीच, यह बिल्कुल सही है। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी, यह भी सही है। पानीपत का द्वितीय युद्ध टीपू सुल्तान और मराठा, यह गलत है। तो सी ऑप्शन इसमें हो जाएगा पानीपत का द्वितीय युद्ध टीपू सुल्तान और मराठा, यह बिल्कुल गलत है। अगला है, निम्नलिखित को सुमिलित करने, तो सुमिलित करना है यहाँ पे। आइए मिलान करते हैं। तो पानीपत का तृतीय युद्ध हो जाएगा 1761 में। तराइन का द्वितीय युद्ध हो जाएगा 1192 में। अकबर की मृत्यु हो जाएगी 1605 में और औरंगजेब की मृत्यु हो जाएगी 1707 में। तो सी ऑप्शन हो जाएगा 3-1-4-2, 3-1-4-2। आगे सुमेलित करने के लिए फिर से आइए मिलान करते हैं। तो हल्दी घाटी का युद्ध हो जाएगा अकबर, बिलग्राम का युद्ध हो जाएगा हुमायूं, खुसरो का विद्रोह हो जाएगा जहांगीर और खानवा का युद्ध हो जाएगा बाबर। ए ऑप्शन हो जाएगा 2-3-4-1, 2-3-4-1। अगला प्रश्न मिलान करने के लिए फिर से है, आइए मिलान देखते हैं। तो 1556 हो जाएगा अकबर का राज्यरोहण, फिर 1600 हो जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया जाना, 1680 हो जाएगा शिवाजी का देहांत और 1739 हो जाएगा नादिर शाह का दिल्ली पर कब्जा। बी ऑप्शन हो जाएगा 5-4-3-2, 5-4-3-2। अगला प्रश्न मिलान है, देखते हैं। तो पानीपत का तृतीय युद्ध हो जाएगा 1761 में। हल्दी घाटी का युद्ध हो जाएगा 1576 में। तराइन का द्वितीय युद्ध हो जाएगा 1192 में और असीरगढ़ का युद्ध हो जाएगा 1601 में। सी ऑप्शन हो जाएगा 2-3-4-1, 2-3-4-1। आगे निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी मुगल एवं मराठा कालीन युद्ध तथा वर्ष सम्मिलित हैं? तो सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा हल्दी घाटी का युद्ध 1576, या बिल्कुल सही है। बाकी चारों ऑप्शन इसमें गलत हैं। अगला है, मुगल काल के निम्नलिखित युद्धों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें सबसे पहले हो जाएगा
तो सबसे पहले हो जाएगा खानवा का युद्ध 2 नंबर, फिर हो जाएगा 1 नंबर घाघरा का युद्ध, फिर हो जाएगा 3 नंबर चौसा का युद्ध और फिर हो जाएगा 4 नंबर सामूगढ़ का युद्ध। तो इसमें ए ऑप्शन हो जाएगा 2 1 3 4 2 1 3 4। यहाँ पे सब विवरण दिया हुआ है, आप लोग चाहें तो इसे नीचे विवरण बॉक्स में पढ़ सकते हैं। आगे निम्नलिखित युद्धों पर विचार कीजिए तथा उन्हें उनके कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो बी ऑप्शन इसमें हो जाएगा, पहले हो जाएगा चंदेरी का युद्ध, फिर हो जाएगा चौसा का युद्ध, फिर हो जाएगा कन्नौज का युद्ध, फिर हो जाएगा तारीकोटा का युद्ध। बी ऑप्शन 2 4 1 3 2 4 1 3। आगे निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो बाबर खानवा का युद्ध बिल्कुल सही है, हुमायूं चौसा का युद्ध यह भी सही है, अकबर हल्दी घाटी का युद्ध यह भी सही है, जहांगीर बल्ख का युद्ध यह गलत है। तो डी ऑप्शन इसमें हो जाएगा जहांगीर बल्ख का युद्ध। अगला प्रश्न है अता अली खां किसका नाम था? तो ई ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, आप लोग नीचे से विवरण बॉक्स में पढ़ सकते हैं। आगे सुमेलित करने के लिए तो आइए सूची 1 को सूची 2 से मिलान करते हैं, तो देखते हैं क्या है। तो इकता यह हो जाएगा दिल्ली के सुल्तान, फिर जागीर हो जाएगा मुगल, फिर आमरम हो जाएगा विजयनगर और मोकासा यह हो जाएगा मराठा है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा 2 3 4 1 2 3 4 1। अगला है मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको बाबुल मक्का या मक्का द्वार कहा जाता है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा सूरत को। मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको बाबुल मक्का या मक्का द्वार कहा जाता है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा सूरत। आगे मुगल के नवरोज का त्यौहार लिया, तो ए ऑप्शन हो जाएगा पारसियों से। मुगलों ने नवरोज का त्यौहार किससे लिया? तो ए ऑप्शन हो जाएगा पारसियों से। आगे मुगल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता हासिल की वह स्थित था कहाँ? तो ए ऑप्शन हो जाएगा लखनऊ में। मुगल काल में जिस मदरसे में मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता हासिल की वह स्थित है कहाँ? तो ए ऑप्शन हो जाएगा लखनऊ में। निम्नलिखित को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें एवं सही उत्तर नीचे दिए गए कूट की सहायता से ढूंढें। तो इसमें सबसे पहले हो जाएगा पद्मिनी, तीसरा नंबर, फिर हो जाएगा दूसरा नंबर दुर्गावती, फिर हो जाएगा चौथा नंबर ताराबाई, फिर हो जाएगा अहिल्याबाई 1 नंबर। तो बी ऑप्शन हो जाएगा 3 2 4 1 3 2 4 1। पहला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा दिल्ली अब्दुल रहीम खाने खाना का मकबरा, यह बिल्कुल सही है। तो डी ऑप्शन दिल्ली अब्दुल रहीम खाने खाने का मकबरा यह सही है, बाकी 3 ऑप्शन गलत हैं। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें देखना कौन कौन सा सही है। तो फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा तथा खानकाह के निर्माण में सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग हुआ था, यह बिल्कुल गलत है। लखनऊ स्थित बड़ा इमाम बाड़ा और रूमी दरवाजा के निर्माण में लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर का प्रयोग हुआ था, यह भी बिल्कुल गलत है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा ना ही एक ना तो दो, दोनों में कोई नहीं सही नहीं है, दोनों ही गलत विकल्प हैं। आगे निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी मुगल कालीन इमारत एवं स्थान सुमेलित नहीं है? तो शेरशाह का मकबरा सासाराम बिल्कुल सही है, हुमायूं का मकबरा दिल्ली यह भी सही है, जहांगीरी महल बुरहानपुर यह गलत है, बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी यह बिल्कुल सही है, बीबी का मकबरा औरंगाबाद यह बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा, जहांगीरी मकबरा बुरहानपुर यह बिल्कुल गलत है। आगे निम्नलिखित स्मारकों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। तो इसमें देखना पहले कौन होगा। तो सबसे पहले हो जाएगा 4 नंबर अटाला मस्जिद जौनपुर, फिर हो जाएगा दूसरा नंबर शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम, फिर हो जाएगा तीसरा नंबर हुमायूं का मकबरा दिल्ली और फिर हो जाएगा पहला नंबर रबिया दौरानी का मकबरा औरंगाबाद। तो बी ऑप्शन इसमें हो जाएगा 4 2 3 1 4 2 3 1। आगे सुमेलित करने के लिए तो आइए मिलान देखते हैं। तो इसका आंसर ए हो जाएगा 1 2 3 4। आइए मिलान इसका देख लेते हैं क्या है। तो बाबर हो जाएगा जामा मस्जिद संभल, हुमायूं हो जाएगा दीन पनाह, अकबर हो जाएगा जहांगीरी महल और जहांगीर हो जाएगा एतमाद दौला का मकबरा। तो इसका आंसर ए हो जाएगा 1 2 3 4। आइए इस अगले प्रश्न को देखते हैं। मिलान करने के लिए दिया हुआ है तो कुतुब मीनार हो जाएगा कुतुब मीनार हो जाएगा इल्तुतमिश, गोल गुंबद हो जाएगा मोहम्मद आदिल शाह, बुलंद दरवाजा हो जाएगा अकबर और मोती मस्जिद हो जाएगा औरंगजेब। डी ऑप्शन हो जाएगा 2 1 4 3 2 1 4 3। अगला प्रश्न है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले हो जाएगा खानवा का युद्ध, फिर हो जाएगा चौसा का युद्ध, फिर हो जाएगा कन्नौज का युद्ध, फिर हो जाएगा तारीकोटा का युद्ध। ए ऑप्शन हो जाएगा 4 2 1 3 4 2 1 3। फिर से देखते हैं, पहले खानवा का युद्ध, फिर हो जाएगा चौसा का युद्ध, फिर हो जाएगा कन्नौज का युद्ध, फिर हो जाएगा तारीकोटा का युद्ध। ए ऑप्शन 4 2 1 3। अगला प्रश्न सुमेलित करने के लिए दिया हुआ है स्मारक और निर्माता। तो आइए इसके एक एक करके देख लेते हैं। तो अलाई दरवाज़ा दिल्ली यह हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी यह हो जाएगा अकबर द्वारा, मोती मस्जिद आगरा हो जाएगा शाहजहाँ द्वारा और मोती मस्जिद दिल्ली हो जाएगा औरंगजेब द्वारा। ए ऑप्शन हो जाएगा 1 2 3 4 1 2 3 4। आगे मुगल काल में मौलतिम था, तो इसका आंसर 4 मार्क दिया हुआ है, आप लोग नीचे विवरण बॉक्स में से पढ़ सकते हैं। आगे भारतीय इतिहास के मध्यकाल में बंजारे सामान्यतः कौन थे? तो डी ऑप्शन हो जाएगा व्यापारी। भारतीय इतिहास के मध्यकाल में बंजारे सामान्यतः कौन थे? तो डी ऑप्शन हो जाएगा व्यापारी।
अगला प्रश्न है, मध्ययुगीन भारत के संदर्भ में सराय शब्द का अर्थ है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा एक स्थान जिसका उद्देश्य भारत और विदेशी यात्री, तीर्थयात्रियों और व्यापारियों आदि को अस्थायी आवास प्रदान करना। मध्ययुगीन भारत के संदर्भ में सराय शब्द का अर्थ क्या है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा एक स्थान जिसका उद्देश्य भारतीय और विदेशी यात्रियों, तीर्थयात्रियों, व्यापारियों आदि को अस्थायी आवास प्रदान करना है। आगे निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो दाम ताम्र की मुद्रा, यह बिल्कुल सही है। देसाई राजस्व अधिकारी, यह भी सही है। दीवान प्रांतीय राजस्व का प्रमुख, यह भी सही है। और जबीर एक प्रकार का कर, यह गलत है। तो डी ऑप्शन इसमें हो जाएगा जब जरीब एक प्रकार का कर, यह बिल्कुल गलत है। आगे सिख संप्रदाय, आइए इसके प्रश्नों को भी देखते हैं एक एक करके सिख संप्रदाय को। तो यहाँ पे अब मुगल काल समाप्त हुआ, अब सिख संप्रदाय शुरू होता है। गुरु नानक ने अपनी उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा गुरु अंगद को। गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा गुरु अंगद को। निम्नलिखित में से किसे गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा लहना। निम्नलिखित में से किससे गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा लहना को। आगे निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी प्रारंभ की? तो डी ऑप्शन हो जाएगा गुरु नानक। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी प्रारंभ की? तो डी ऑप्शन हो जाएगा गुरु अंगद ने। आगे पंजाब में अमृतसर नगर की स्थापित किया था किसने? तो डी ऑप्शन हो जाएगा गुरु रामदास ने। पंजाब में अमृतसर नगर की स्थापना किया था किसने? तो डी ऑप्शन हो जाएगा गुरु रामदास ने। अगला प्रश्न है, किस सिख गुरु ने को अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी? तो बी ऑप्शन हो जाएगा रामदास को। किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी? तो बी ऑप्शन हो जाएगा रामदास को। आगे निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा गुरु अर्जुन देव आदि ग्रंथ। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा गुरु अर्जुन देव आदि ग्रंथ। आगे किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? तो सी ऑप्शन हो जाएगा गुरु अर्जुन देव ने। किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? तो सी ऑप्शन होगा गुरु अर्जुन देव। आगे आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन निम्नलिखित में से किसने किया था? तो डी ऑप्शन होगा गुरु अर्जुन देव ने। आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन निम्नलिखित में से किसने किया? तो डी ऑप्शन होगा गुरु अर्जुन देव ने। अगला है, निम्नलिखित में से किस सिख गुरुओं को तत्कालीन शासकों द्वारा मृत्युदंड दिया गया था? तो यह था गुरु अर्जुन देव और गुरु तेज बहादुर। ये ऑप्शन होगा 2 और 4, गुरु अर्जुन देव और गुरु तेग बहादुर को। अगला प्रश्न है, किस गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा गुरु तेग बहादुर के लिए। किस गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा गुरु तेग बहादुर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक प्रसिद्ध सिख गुरुद्वारा अवस्थित है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा हेमकुंड। निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक प्रसिद्ध सिख गुरुद्वारा अवस्थित है? बी ऑप्शन हो जाएगा हेमकुंड। पटना के किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो डी ऑप्शन होगा गुरु गोविंद। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो डी ऑप्शन होगा गुरु गोविंद सिंह। आगे किसकी समाधि के कारण नंदेड़ा गुरुद्वारा सिखों का पवित्र माना जाता है? तो डी ऑप्शन होगा गुरु गोविंद सिंह की। किसकी समाधि के कारण नंदेड़ा गुरुद्वारा सिखों के लिए पवित्र माना जाता है? तो डी ऑप्शन होगा गुरु गोविंद सिंह। आगे गुरु गोविंद सिंह की महानता निहित है इनमें से? ए ऑप्शन होगा उन्होंने सिखों की सैन्य व्यवस्था का गठन किया। गुरु गोविंद सिंह की महानता निहित है इनमें से किसमें? तो ए ऑप्शन हो जाएगा उन्होंने सिखों की सैन्य व्यवस्था के लिए गठन किया। आगे किस सिख गुरु के द्वारा सिखों का खालसा में रूपांतरण किया गया था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह द्वारा। खालसा पंथ कितने वर्ष पहले आरंभ हुआ? तो बी ऑप्शन हो जाएगा 300। खालसा पंथ कितने वर्ष पहले आरंभ हुआ? तो बी ऑप्शन हो जाएगा 300 वर्ष। आगे निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की? तो ए ऑप्शन होगा गुरु गोविंद सिंह। किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की? तो ए ऑप्शन होगा गुरु गोविंद सिंह। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो बी ऑप्शन होगा गुरु गोविंद सिंह। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो बी ऑप्शन होगा गुरु गोविंद सिंह। खालसा के संस्थापक गुरु थे? तो डी ऑप्शन होगा गुरु गोविंद सिंह। खालसा के संस्थापक गुरु कौन थे? तो डी ऑप्शन होगा गुरु गोविंद सिंह। बंदा बहादुर का मूल नाम था? बी ऑप्शन होगा लक्षण देव। बंदा बहादुर का मूल नाम क्या था? तो बी ऑप्शन होगा लक्षण देव। अगला चैप्टर है मराठा राज्य और संघ। आइए इसके प्रश्नों को एक एक करके हल करते हैं। तो पहला हो जाएगा मराठा के उत्कर्ष का निम्न में से कौन सा कारण सही है? तो ई ऑप्शन होगा उपयुक्त सभी, मतलब धार्मिक चेतना, भौगोलिक सुरक्षा, राजनीतिक जागृति और उच्च नेतृत्व शक्ति। तो ई ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी इसमें सही है। अगला नीचे दिए गए मानचित्र पर विचार कीजिए। चित्र में छायांकित क्षेत्र राज्य दर्शाता है किसे? तो डी ऑप्शन हो जाएगा मराठों का। मराठों का साम्राज्य यहाँ पे दर्शाया गया है छायांकित क्षेत्र में। अगला है शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा सलहार में, सलहार।
आगे शिवाजी का जन्म कब हुआ तथा उन्हें छत्रपति की उपाधि धारण की, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। जन्म हुआ था 1627 में और छत्रपति की उपाधि 1674 में उन्होंने धारण की। फिर से शिवाजी का जन्म कब हुआ तथा कब उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। जन्म 1627 में और छत्रपति की उपाधि 1674 में। अगला प्रश्न, वह कौन सा सेना नायक था जिसने बीजापुर के सुल्तान ने 1659 ईस्वी में शिवाजी को दबाने के लिए भेजा था, तो बी ऑप्शन हो जाएगा अफजल खां। वह कौन सा सेना नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में शिवाजी को दबाने के लिए भेजा था, तो बी ऑप्शन हो जाएगा अफजल खां। आगे, शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन सा नगर में कैद थे, तो बी ऑप्शन हो जाएगा आगरा। शिवाजी मुगलों के कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे, तो बी ऑप्शन हो जाएगा आगरा में। आगे, शिवाजी की राजधानी कहाँ पर थी, तो ए ऑप्शन हो जाएगा रायगढ़ में। शिवाजी की राजधानी कहाँ पर थी, तो ए ऑप्शन रायगढ़ में। शिवाजी की राजधानी कहाँ थी, तो ए ऑप्शन हो जाएगा रायगढ़। शिवाजी की राजधानी कहाँ थी, तो ए ऑप्शन रायगढ़। शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था, तो सी ऑप्शन हो जाएगा रायगढ़ में। शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था, तो सी ऑप्शन हो जाएगा रायगढ़ में। शिवाजी के गुरु का नाम क्या था, तो ए ऑप्शन हो जाएगा रामदास। शिवाजी के गुरु का नाम क्या था, तो ए ऑप्शन रामदास। आगे, छत्रपति शिवाजी से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सबसे पहले हो जाएगा चाकन के किले पर विजय, फिर हो जाएगा मुगलों से मतभेद का प्रारंभ, फिर हो जाएगा अफजल खां का पराक्रम और फिर हो जाएगा सूरत पर आक्रमण तथा लूटना, तो ए ऑप्शन हो जाएगा 1 3 2 4 1 3 2 4। अगला है अष्टप्रधान नाम का मंत्रिपरिषद थी, तो डी ऑप्शन हो जाएगा मराठा प्रशासन में, अष्टप्रधान मराठा प्रशासन। अगला प्रश्न है अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद थी, तो सी ऑप्शन हो जाएगा मराठा प्रशासन में। आगे, अष्टप्रधान का गठन किसने किया था, तो डी ऑप्शन हो जाएगा शिवाजी ने। अष्टप्रधान का गठन किसने किया, तो डी ऑप्शन शिवाजी ने। अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किसके राज्य प्रबंधन में सहायता करती थी, तो डी ऑप्शन हो जाएगा शिवाजी। अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किसके राज्य प्रबंधन में सहायता करती थी, तो डी ऑप्शन होगा शिवाजी में। अगला है शिवाजी के अष्टप्रधान में निम्नलिखित अधिकारी थे, कौन कौन थे, तो मजमूदार थे, दबीर थे, वकनीस और सूरनीस, चारों थे, तो ई ऑप्शन होगा 1 2 3 4 1 2 3 4। आगे, शिवाजी के समय सरनोबात का पद संबंधित था, तो डी ऑप्शन होगा सैन्य प्रशासन से। शिवाजी के समय सरनोबात का पद संबंध था किससे, तो डी ऑप्शन होगा सैन्य प्रशासन से। शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता है वह था कौन, तो डी ऑप्शन होगा सुमंत। शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों का देखरेख करता है वह कौन था, तो डी ऑप्शन होगा सुमंत। आगे, शिवाजी के शासनकाल में विदेश मंत्री को कहा जाता था, तो ये ऑप्शन होगा सुमंग। शिवाजी के शासनकाल में विदेश मंत्री को कहा जाता था, तो ये ऑप्शन होगा सुमंत। अगला, अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किसके राज्य प्रबंधन में सहायता करती थी, तो सी ऑप्शन होगा शिवाजी। अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किसके राज्य प्रबंधन में सहायता करती थी, तो सी ऑप्शन हो जाएगा शिवाजी। आगे है कथन कारण, तो राज्य के मामले में शिवाजी एक मंत्रिपरिषद से परामर्श लेते थे, यह बिल्कुल सही है। आगे, प्रत्येक मंत्री अपने विभाग का स्वतंत्र प्रभार रखता था, यह बिल्कुल गलत है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा ए सही है परंतु आर गलत है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा छत्रपति शिवाजी के राज में प्रचलित राज्य मुद्रा नहीं थी, तो डी ऑप्शन रूका नहीं था, बाकी रुपया था, लारी था और टका था, डी ऑप्शन रूका नहीं था। अगला, संभाजी के बाद मराठा शासन को निम्नलिखित में से किसने सरल और कारगर बनाया, तो बी ऑप्शन हो जाएगा बालाजी विश्वनाथ ने। संभाजी के बाद मराठा प्रशासन को निम्नलिखित में से किसने सरल और कारगर बनाया, तो बी ऑप्शन हो जाएगा बालाजी विश्वनाथ। अगला प्रश्न, निम्नलिखित को उनके शासनकाल के क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो सबसे पहले हो जाएगा बालाजी विश्वनाथ, फिर हो जाएगा बाजीराव, फिर हो जाएंगे बालाजी बाजीराव और फिर हो जाएगा 4 नंबर माधवराव, तो सी ऑप्शन हो जाएगा 3 1 2 4 3 1 2 4। आगे, निम्नलिखित पेशवाओं के शासन काल पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले हो जाएगा बालाजी विश्वनाथ, फिर हो जाएंगे बाजीराव प्रथम, फिर हो जाएंगे माधवराव प्रथम, फिर हो जाएंगे नारायण राव, तो ए ऑप्शन हो जाएगा 1 2 4 3 1 2 4 3। अगला प्रश्न, निम्नलिखित को सही कालानुक्रम में रखें, तो सबसे पहले हो जाएगा तीसरा नंबर संभाजी, फिर हो जाएगा दूसरा नंबर राजा राम, फिर हो जाएगा चौथा नंबर शिवाजी द्वितीय और फिर हो जाएगा छत्रपति साहू जी, तो बी ऑप्शन हो जाएगा 3 2 4 1 3 2 4 1। अगला प्रश्न है कथन कारण, तो 1750 ईस्वी तक मराठा साम्राज्य पेशवा की अध्यक्षता में एक परिसंघ बन गया, बिल्कुल सही। अगला है
शाहू के उत्तराधिकारी पेशवा की इच्छा पर निर्भर थे, यह भी बिल्कुल सही है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, किसके समय में मराठा राजा नाचीज हो गया और पेशवा वास्तविक शासक? तो सी ऑप्शन हो जाएगा, बालाजी बाजीराव। किसके समय मराठा राजा नाचीज हो गया और पेशवा वास्तविक शासक? तो सी ऑप्शन हो जाएगा, बालाजी बाजीराव। आगे कथन कारण दिया हुआ है, तो देखते हैं। तो मुगल साम्राज्य के पतन के बाद मराठा सबसे शक्तिशाली देशज शक्ति के रूप में उभरे, यह बिल्कुल सही है। मराठा पहले शासक थे जिसके पास एकीकृत भारतीय राष्ट्र की संकल्पना थी, यह बिल्कुल गलत है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा, ए सही है परंतु आर गलत है। अगला प्रश्न है, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा, ताराबाई। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा, ताराबाई। निम्नांकित मराठा देवियों में जिसने 1700 ईस्वी से आगे मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किया वह कौन था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा, ताराबाई। निम्नलिखित मराठा देवियों में जिसने 1700 ईस्वी से आगे मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किया वह कौन था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा, ताराबाई। आगे, सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थे? तो ए ऑप्शन हो जाएगा, मराठा भूराजस्व प्रथा। सरंजामी प्रथा किससे संबंधित है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा, मराठा भूराजस्व प्रथा। आगे, सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा, चौथ। सुरक्षा के लिए मराठा के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा, चौथ। आगे, एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा, वह कौन था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा, काशीराज पंडित। एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा, वह कौन था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा, काशीराज पंडित। आगे, अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण और पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ने के तत्कालीन कारण क्या था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा, वह मराठों द्वारा लाहौर से अपने वायसराय तैमूर शाह के निष्कासन का बदला लेना चाहता था। फिर से, अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण और पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ने का तत्कालीन कारण क्या था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा, वह मराठों द्वारा लाहौर से अपने वायसराय तैमूर शाह के निष्कासन का बदला लेना चाहता था। आगे, पानीपत की तीसरे युद्ध में निम्न में से किसने मराठों को हराया था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा, अफगानों ने। पानीपत की तीसरी युद्ध में निम्न में से किसने मराठों को हराया था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा, अफगानों ने। आगे, पानीपत की तीसरी युद्ध कब लड़ा गया? तो सी ऑप्शन हो जाएगा, 14 जनवरी 1761। पानीपत की तीसरा युद्ध कब लड़ा गया? तो सी ऑप्शन हो जाएगा, 14 जनवरी 1761। आगे, पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया, सी ऑप्शन हो जाएगा, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच। पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया कब? तो सी ऑप्शन हो जाएगा, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच। आगे, पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था वर्ष, बी ऑप्शन हो जाएगा, 1761 ईस्वी में। पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था वर्ष, बी ऑप्शन हो जाएगा, 1761 ईस्वी में। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ? तो सी ऑप्शन हो जाएगा, 1761। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ? तो सी ऑप्शन, 1761। निम्नलिखित में से कौन रूहेला सरदार अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा, नजीब खान। निम्नलिखित में से कौन रूहेला सरदार अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा, नजीब खान। आगे, मोड़ी लिपि का प्रयोग किसके विलेखों में किया जाता था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा, मराठों के। मोड़ी लिपि का प्रयोग किसके विलेखों में किया जाता था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा, मराठों के। अगला चैप्टर है मुगल साम्राज्य का विघटन। तो आइए इसके प्रश्नों को एक एक करके देखते हैं। तो कैसे विघटित हुआ मुगल साम्राज्य? औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद सत्ता किसने संभाली? तो ए ऑप्शन हो जाएगा, बहादुर शाह प्रथम ने। औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में होने के बाद सत्ता संभाली किसने? तो ए ऑप्शन हो जाएगा, बहादुर शाह प्रथम ने। अगला है, मुगल सम्राट जहांदार शाह के शासन के समय पूर्व अंत कैसे हुआ? तो सी ऑप्शन है, यह एक युद्ध में वे अपने भतीजे द्वारा पराजित हुए। फिर से, मुगल सम्राट जहांदार शाह के शासन का समय से पूर्व अंत कैसे हुआ? तो सी ऑप्शन है, यह युद्ध में वे अपने भतीजे द्वारा पराजित हुए, एक युद्ध में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की थी? तो डी ऑप्शन हो जाएगा, फर्रुखसियर ने। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की थी? तो डी ऑप्शन हो जाएगा, फर्रुखसियर। आगे, निम्नलिखित में से कौन मुगल काल में राजा बनने वाले थे? तो डी ए ऑप्शन हो जाएगा, हुसैन अली और अब्दुल्ला। निम्नलिखित में से कौन मुगल काल में राजा बनने वाले थे? तो ए ऑप्शन हो जाएगा, हुसैन अली और अब्दुल्ला। आगे, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा, मोहम्मद शाह। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा, मोहम्मद शाह। आगे, नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा, मोहम्मद शाह। नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक था कौन? तो सी ऑप्शन होगा, मोहम्मद शाह। आगे, निम्नलिखित में से किस वर्ष में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा, 1739 ईस्वी में।
निम्नलिखित में से किस वर्ष में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा 1739 ईस्वी में। आगे किसके शासन में हिजड़ों तथा महिलाओं का एक वर्ग का प्रभुत्व था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा मोहम्मद शाह 1719 से 48 तक। किसके शासन में हिजड़ों तथा महिलाओं का एक वर्ग का प्रभुत्व था? तो ए ऑप्शन होगा मोहम्मद शाह 1719 से 48 के बीच। आगे कौन सा मुगल बादशाह रंगीला के नाम से जाना जाता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा मोहम्मद शाह। कौन सा बादशाह मुगल बादशाह रंगीला के नाम से जाना जाता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा मोहम्मद शाह। आगे निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सबसे पहले हो जाएगा बी नंबर जहांदार शाह, फिर हो जाएगा ए नंबर मोहम्मद शाह, फिर हो जाएगा डी नंबर अहमद शाह और फिर हो जाएगा सी नंबर आलमगीर द्वितीय। तो बी ऑप्शन हो जाएगा BADC। आगे निम्नलिखित मुगल शासकों पर विचार कीजिए तथा उनको कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले है 3 नंबर बहादुर शाह, फिर हो जाएगा 2 नंबर जहांदार शाह, फिर हो जाएगा 1 नंबर फर्रुखसियर, फिर हो जाएगा 4 नंबर मोहम्मद शाह। सी ऑप्शन हो जाएगा 3-2-1-4। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल होने नहीं दिया था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा शाह आलम द्वितीय। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल होने नहीं दिया था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा शाह आलम द्वितीय। आगे अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह था, उसके पिता का नाम था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा अकबर शाह द्वितीय। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह था, तो उसके पिता का नाम क्या था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा अकबर शाह द्वितीय। आगे भारत का आखिरी मुगल सम्राट कौन था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा बहादुर शाह जफर। भारत का आखिरी मुगल सम्राट कौन था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा बहादुर शाह जफर। निम्नलिखित कथनों में कौन बहादुर शाह जफर के बारे में सही नहीं है? तो वह बिना साम्राज्य का सम्राट था, यह बिल्कुल सही है। इब्राहिम जौक और असद उल्लाह खां गालिब उसके कविता के शिक्षक थे, यह बिल्कुल सही है। हसन अस्करी उसके आध्यात्मिक निर्देशक थे, यह भी बिल्कुल सही है। वह 1 लाख रुपए से कम प्रतिमाह ईस्ट इंडिया कंपनी से पेंशन के रूप में प्राप्त करता था, यह बिल्कुल गलत है। तो डी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा, बाकी तीनों इसमें सही है। आगे मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कौन कहा जाता है कि उसके साम्राज्य की सीमा थी? तो ई ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। आप लोग यहाँ विवरण बॉक्स में पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा सआदत खां। निम्नलिखित में कौन अवध का प्रथम नवाब था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा सआदत खां। आगे है बुरहान उल मुल्क सआदत खां के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा अवध के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक सआदत खां था, ये बिल्कुल सही है। उसने सैयद बंधुओं के विरुद्ध षड्यंत्र में भाग लिया था, यह भी बिल्कुल सही। तो बी ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2 इसमें दोनों सही है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संकल्पक था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा चिनकिलीज खान। निम्नलिखित में से कौन हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था? तो डी ऑप्शन होगा चिनकिलीज खान। आगे निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो किलीज खां को मुबारिज खां के नाम से भी जाना जाता था। दूसरा स्टेटमेंट है निजाम उल मुल्क ने शर्क खेड़ा युद्ध में मुबारिज खान को हराया था। अगला स्टेटमेंट तीसरा नंबर जुल्फ़िकार खान ने निजाम उल मुल्क को अशफ जाह की उपाधि से नवाजा था। तो इसका आंसर शार्मार्क दिया हुआ, आप लोग चाहें तो नीचे से विवरण बॉक्स में पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? तो सही कथन को देखना है। तो हैदराबाद राज्य के आरकोट की निजामत का उदय हुआ, यह बिल्कुल गलत है। हैदराबाद साम्राज्य में मैसूर राज्य का उदय हुआ, यह बिल्कुल सही है। रुहेलखंड राज्य का गठन अहमद शाह दुर्रानी द्वारा अधिकृत राज्य क्षेत्र में से हुआ, यह बिल्कुल गलत है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा केवल 2 इसमें सही है, पहला तीसरा स्टेटमेंट गलत था। आगे निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला जिसे जंतर मंतर कहते हैं बनाई थी, किसने? तो डी ऑप्शन हो जाएगा जयसिंह द्वितीय ने जंतर मंतर बनाया था। आगे महाराजा जयसिंह द्वितीय ने वेधशाला कहाँ बनवाई थी? तो दिल्ली में बनवाई थी, जयपुर में, उज्जैन में और वाराणसी में। तो डी ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 3, 4 इसमें चारों सही हैं। आगे 1773 ईस्वी में जिज मोहम्मद शाही पुस्तक जो नक्षत्रों संबंधी ज्ञान से संबंधित है के लेखक कौन है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा जयपुर के सवाई जयसिंह। 1773 ईस्वी में जिज मोहम्मद शाही पुस्तक जो नक्षत्रों संबंधित ज्ञान से संबंधित है के लेखक कौन है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा जयपुर के सवाई जयसिंह। जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह ने वेधशाला नहीं बनाई थी, कहाँ? तो इलाहाबाद में नहीं बनाई थी, बाकी उज्जैन में, वाराणसी में और मथुरा में बनाई थी। तो डी ऑप्शन इलाहाबाद में नहीं बनाई थी। अगला चैप्टर है आधुनिक भारत का इतिहास। तो पहला इसमें है सेक्शन यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो आइए इसके प्रश्नों को हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और यहाँ पे हम लोग का मध्यकालीन भारत बिल्कुल खत्म हो गया है, तो अब शुरू करेंगे आधुनिक भारत का इतिहास। इसके पहले प्रश्न को देखते हैं। तो वास्को डी गामा कालीकट किस वर्ष आया था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा
98 AD में। वास्को डी गामा कालीकट किस वर्ष आया था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा 1498 AD में। आगे निम्न में से कौन सा नीला जल योजना या ब्लू वाटर नीति से संबंधित है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा द अल्मीडा। निम्न में से कौन नीला जल योजना या ब्लू वाटर नीति से संबंधित है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा द अल्मीडा। अगला है मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे? तो डी ऑप्शन हो जाएगा पुर्तगाली। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन थे? तो डी ऑप्शन होगा पुर्तगाली। अगला प्रश्न है वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा 1498 में। वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो सी ऑप्शन होगा 1498 में। पुर्तगाल उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? तो सी ऑप्शन होगा अल्मीडा। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? तो सी ऑप्शन अल्मीडा। निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा जमोरी ने। निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था? तो सी ऑप्शन जमोरी ने। अगला वास्को डी गामा के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला, वास्को डी गामा ने 1498 में भारत की यात्रा के समय कालीकट का शासक जमोरी समुथिरी था, यह बिल्कुल सही है। प्रथम यात्रा में वास्को डी गामा लगभग 1 साल तक भारत में रहा, यह गलत है। तो डी ऑप्शन रहेगा केवल एक इसमें सही है, बाकी दूसरा स्टेटमेंट गलत है। सुमेलित करने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, आइए मिलान करते हैं। तो वास्को डी गामा हो जाएगा पुर्तगाल, क्रिस्टोफर कोलंबस हो जाएगा स्पेन, और कैप्टन कुक हो जाएगा ग्रेट ब्रिटेन, और तस्मान हो जाएगा हॉलैंड। तो बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा 2143 2143। आगे फिर से मिलान करने के लिए दिया हुआ, आइए मिलान देखते हैं तो कौन सा किसका है। तो अफोंसो दी अल्बुकर्क, यह है 1510 में गोवा पर आधिपत्य। फिर है नूना डा कुन्हा, इसका हो जाएगा पहला नंबर पुर्तगाली हेडक्वार्टर का कोचीन से गोवा बदल जाना। फिर है पेट्रो अल्वेराज कब्राल, यह हो जाएगा दूसरा नंबर सितंबर 1500 में भारत आगमन। और फिर हो जाएगा फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, तो इसका तीसरा नंबर हो जाएगा ब्लू वाटर पॉलिसी। बी ऑप्शन हो जाएगा 4123 4123। अगला प्रश्न फिर से मिलान करने के लिए दिया हुआ खोजकर्ता और जन्मस्थान। तो आइए देखते हैं कौन सा कहाँ है। तो क्रिस्टोफर कोलंबस यह है इटली के, जैक्स कार्टियर यह है फ्रांस के, सर फ्रांसिस ड्रेट यह है यूनाइटेड किंगडम के, और फर्डिनेंड मैगलन यह हो जाएगा पुर्तगाल के। तो ए ऑप्शन हो जाएगा 3421 3421। अगला निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाले यात्री पुर्तगाल देश का नहीं था? तो सी ऑप्शन पीटर मूडी नहीं था, बाकी दुआर्ट बारबोस था, डोमिंगो पायस था, और फर्नाओ नूनीज था। तो सी ऑप्शन पीटर मूडी नहीं था। आगे भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा अल्बुकर्क। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा अल्बुकर्क। आगे भारत में यूरोपीय शक्ति के प्रवेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा कर लिया, यह बिल्कुल गलत है। अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया, यह बिल्कुल सही है। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया, यह बिल्कुल सही है। डोपले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा कर लिया, यह बिल्कुल सही है। तो ए नंबर गलत है, पुर्तगालियों ने 1498 में गोवा पर कब्जा कर लिया। अगला प्रश्न है पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? तो सी ऑप्शन होगा कोचीन में। पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? तो सी ऑप्शन होगा कोचीन में। अगला प्रश्न है किस यूरोपीय ने भारत में प्रथम समुद्री व्यापारिक केंद्र स्थापित किया? तो सी ऑप्शन होगा पुर्तगाली। किस यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः समुद्री व्यापारिक केंद्र स्थापित किया? तो सी ऑप्शन होगा पुर्तगाली। अगला प्रश्न बंगाल के निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई वह थी कौन? तो सी ऑप्शन हो जाएगा हुगली। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से जो एक पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह कौन सी थी? तो सी ऑप्शन हो जाएगा हुगली। आगे पांडिचेरी या वर्तमान पुदुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें देखना कौन सा कथन सही है। तो पांडिचेरी पर कब्जा करने वाला पहला यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली था, बिल्कुल सही। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाला दूसरे यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी था, यह बिल्कुल गलत है। अंग्रेज ने कभी पुडुचेरी पर कब्जा नहीं किया, यह भी गलत है। तो सी ए ऑप्शन हो जाएगा केवल एक इसमें सही है, बाकी 2 और 3 स्टेटमेंट गलत था। अगला है हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्र लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा पुर्तगालियों ने। हुगली को बंगाल की खाड़ी में लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा पुर्तगालियों ने। अगला बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा पुर्तगाली। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा पुर्तगालियों ने। निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा जॉब चरनॉक। निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा जॉब चरनॉक। आगे कलकत्ता किसने बसाया था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा जॉब चरनॉक। कलकत्ता किसने बसाया था? तो डी ऑप्शन होगा जॉब चरनॉक।
आगे निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत का प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा मद्रास। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत का प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा मद्रास। आगे भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की? तो बी ऑप्शन हो जाएगा डचों ने। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की? तो बी ऑप्शन हो जाएगा डच ने। अगला निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? तो बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। पुर्तगालियों ने डचों को पराजित किया और आधुनिक कोचीन में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया। फिर से देखते हैं, तो बी ऑप्शन इसमें सही है। तो डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोचीन में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया। अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें देखना कौन सा सही है। तो डच लोगों ने पूर्वी तटीय क्षेत्र में गजपति शासकों द्वारा प्रदान की गई जमीनों पर अपनी फैक्ट्रियां या गोदाम स्थापित किए। यह बिल्कुल सही है। अल्फांसो द अल्बुकर्क ने बीजापुर, पहला स्टेटमेंट गलत था। अल्फांसो द अल्बुकर्क ने बीजापुर सल्तनत से गोवा को छीन लिया। यह बिल्कुल सही है। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में विजयनगर साम्राज्य की एक प्रतिनिधि से पट्टे पर ली गई जमीन को एक प्लॉट पर फैक्ट्री स्थापित की। तो यह भी सही है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा। 2 और 3 इसमें सही है। पहला स्टेटमेंट गलत था। अगला प्रश्न है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा। उपयुक्त सभी। आइए देखते हैं कौन कौन सा। तो भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, कंपनी की सेना में पश्चिमी प्रशिक्षण मिलना था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे। फिर तीसरा नंबर स्टेटमेंट, भारतीय सैनिकों ने राष्ट्रीय भावना का अभाव था जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन देता उसकी सेवा में लग सकता था। तो इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा लीवेंट कंपनी। निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा लीवेंट कंपनी। आगे, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा अकबर। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा अकबर। आगे, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? तो बी ऑप्शन हो जाएगा जहांगीर। किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? तो बी ऑप्शन हो जाएगा जहांगीर। भारत ने 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो डी ऑप्शन होगा सूरत में। भारत में 1613 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो डी ऑप्शन होगा सूरत में। अगला, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को सवाली के स्थान पर हराया था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा थॉमस बेस्ट। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को सवाली के स्थान पर हराया था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा थॉमस बेस्ट। ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी? तो डी ऑप्शन होगा सूरत में। आगे, कैप्टन हॉकिंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? तो वह 1611 में जेम्स प्रथम के दूत के रूप में भारत आया। बिल्कुल गलत है। यह तुर्की भाषा का बहुत अच्छा ज्ञाता था। यह बिल्कुल सही है। तो डी ऑप्शन होगा केवल 2 इसमें सही है। पहला स्टेटमेंट गलत था। अगला, 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थार्ध में निम्नलिखित में से कहाँ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना स्थापित था? तो यह था भरूच में। ए ऑप्शन भरूच। अगला, निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया? तो बी ऑप्शन हो जाएगा अंग्रेजों ने। निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया? तो बी ऑप्शन हो जाएगा अंग्रेजों ने। आगे, वर्ष 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ का कारखाना व्यापार स्थल स्थापित करने की अनुमति मिली? तो डी ऑप्शन हो जाएगा सूरत में। वर्ष 1613 में ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना या व्यापारिक स्थल स्थापित करने की अनुमति मिली? तो डी ऑप्शन होगा सूरत में। ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? तो ए ऑप्शन होगा सूरत में। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? तो ए ऑप्शन होगा सूरत में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा पुर्तगालियों से। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बम्बई किससे लिया था? तो डी ऑप्शन होगा पुर्तगालियों से। आगे, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज उत्तर प्रदेश के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ? तो इसका आंसर अष्टात्मक दिया हुआ है। आप लोग चाहते हैं विवरण बॉक्स में से पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न, ईस्ट
इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत में निष्कासित किया गया था? तो बी ऑप्शन होगा सर जॉन चाइल्ड। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? तो बी ऑप्शन होगा सर जॉन चाइल्ड। आगे निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालीन कारण था? तो डी ऑप्शन होगा अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों पर का अधिकार। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध में कौन सा तत्कालीन कारण था? तो डी ऑप्शन होगा अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। अगला है कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? तो ए ऑप्शन हो जाएगा अंग्रेज व फ्रांसीसी। कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? तो ए ऑप्शन हो जाएगा अंग्रेज व फ्रांसीसी। सुमेलित करने के लिए दिया हुआ, आइए मिलान देखते हैं इसका। प्रथम कर्नाटक युद्ध यह हो जाएगा एक्स ला चैपल की संधि से अंत। फिर हो जाएगा द्वितीय कर्नाटक युद्ध, यह हो जाएगा पेरिस की संधि से अंत। फिर हो जाएगा तृतीय कर्नाटक युद्ध, यह हो जाएगा अनिर्णायक युद्ध। और फिर प्रथम मैसूर युद्ध, यह हो जाएगा ब्रिटिश की हार। तो सी ऑप्शन हो जाएगा 4-1-3-2, 4-1-3-2। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746-48, यह बिल्कुल सही है। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1750 से 52, यह गलत है। कर्नाटक का तृतीय युद्ध 1758 से 63, फिर पानीपत का तृतीय युद्ध 1761, यह बिल्कुल सही है। तो बी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1750 से 52। अगला है अंबूर का युद्ध के संदर्भ में सही नहीं है। तो क्या सही नहीं है? तो यह लड़ाई 1752 में लड़ी गई, यह बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। एक नंबर यह गलत है, बाकी दोनों स्टेटमेंट में सही है। तो इस युद्ध में मुजफ्फर जंग, चंदा साहिब और फ्रांसीसी सेना ने मिलकर अनवरुद्दीन का मुकाबला किया, यह बिल्कुल सही है। इस युद्ध में अनवरुद्दीन की सेना को हार का सामना करना पड़ा, यह बिल्कुल सही है। तो ए ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। यह लड़ाई 1752 में लड़ाई गई। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने का उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने का नीति आरंभ की? तो बी ऑप्शन हो जाएगा ड्यूप्ले। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपीय व्यापारी था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की? तो बी ऑप्शन हो जाएगा ड्यूप्ले ने। अगला, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया? तो ए ऑप्शन हो जाएगा सूरत में। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया? तो ए ऑप्शन हो जाएगा सूरत में। अगला प्रश्न, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी? तो ए ऑप्शन हो जाएगा लुई 14वें के शासनकाल में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी कब? तो ए ऑप्शन हो जाएगा लुई 14वें के शासनकाल में। आगे, निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा कल्बर्ट में। निम्नलिखित में से किस भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा कॉल्बर्ट। आगे, बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? तो बी और सी दोनों हो जाएगा, मतलब चिंसुरा और हुगली। बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? तो बी और सी दोनों हो जाएगा, मतलब चिंसुरा और हुगली ने। आगे, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की? तो बी ऑप्शन हो जाएगा 1632। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की कब? तो बी ऑप्शन हो जाएगा 1632 में। अगला है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया? तो बी ऑप्शन होगा 1632। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटना में अपना कारखाना स्थापित किया कब? तो बी ऑप्शन होगा 1632 में। आगे मिलान करने के लिए दिया हुआ, आइए देखते हैं। तो बिमलीपटन यह हो जाएगा 1441 में। कराईकल यह हो जाएगा 1645 में। फिर कोचीन हो जाएगा 1663 में। और फिर चिंसुरा हो जाएगा 1653 में। बी ऑप्शन हो जाएगा 3-2-4-1। अगला, फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहा क्योंकि? बी ऑप्शन इसका हो जाएगा अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। आगे, निम्नलिखित यूरोपीय शक्तियों में भारत व्यापार के समय समय पर प्रवेश किया। निम्न कोट से उनके प्रवेश का सही तीर्थक्रम निर्धारित कीजिए। तो बी ऑप्शन हो जाएगा, पहले हो जाएगा पुर्तगाली 4 नंबर, फिर हो जाएगा 2 नंबर डच, फिर हो जाएगा 1 नंबर अंग्रेज, फिर हो जाएगा 3 नंबर फ्रांसीसी। तो बी ऑप्शन हो जाएगा 4-2-1-3, 4-2-1-3। आगे सुमेलित करने के लिए दिया हुआ, आइए मिलान देखते हैं। तो पुंडीचेरी हो जाएगा डेनिश या डेन, गोवा हो जाएगा पुर्तगाली, ट्रांकोबार हो जाएगा डेनिश, और मद्रास हो जाएगा डच। ए ऑप्शन हो जाएगा 2-3-4-1। अगला प्रश्न है, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोपियों
यूरोप वासियों को सर्वोत्तम शोरा और अफीम प्राप्त होता था, तो ये ऑप्शन हो जाएगा बिहार। उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम शोरा और अफीम प्राप्त होता था, तो ये ऑप्शन हो जाएगा बिहार। अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था, तो ये ऑप्शन हो जाएगा बिहार। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था, तो ये ऑप्शन हो जाएगा बिहार। आगे निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आया, तो सी ऑप्शन हो जाएगा फ्रांसीसी। निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापार के रूप में सबसे अंत में आया, तो सी ऑप्शन हो जाएगा फ्रांसीसी। निम्नलिखित में से किस स्थानों पर डचों ने अपनी व्यापारिक अड्डे स्थापित किए, तो ये डी ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी, मतलब नागपट्टनम, चिंसुरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूचा, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद, पटना। तो डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन, यह बिल्कुल सही नहीं है। अगला युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग, यह भी सही नहीं है। और तंबाकू और लाल मिर्च की खेती, यह भी सही नहीं है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा कोई भी इसमें नहीं सही है। इसमें अंग्रेजों द्वारा भारत की देन इसमें क्या थी, तो एक भी नहीं थी, सारा किसी और द्वारा लाया गया था। आगे है, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की, कंपनी एक असंगति है परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जो सब कुछ ही संगत है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा टीबी मैकाले। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की, कंपनी एक असंगति है परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहाँ सब कुछ ही असंगत है, तो बी ऑप्शन होगा टीबी मैकाले। अगला है, एक्स ला शापेल 1748 की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है, तो प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति, यह बिल्कुल सही है। अंग्रेजों द्वारा मद्रास पुनः प्राप्त हुआ, यह भी बिल्कुल सही है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2 दोनों इसमें सही है। अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता के कारण के संदर्भ में निम्न कथनों में कौन सा कथन सही है, तो इसमें सही कथन देखना, तो अंग्रेजों को बंगाल विजय में अपार धन एवं जनशक्ति का मिलना, यह बिल्कुल सही है। अंग्रेजों की बेहतर सैनिक ताकत, यह बिल्कुल सही है, तो सी ऑप्शन होगा 1 और 2 इसमें दोनों सही है। अगला, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब, तो इसे हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में देखेंगे। इस वीडियो लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं क्योंकि ये काफ़ी लंबा हो रहा है। तो आपसे बस ये अनुरोध है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन लोगों तक जो इस बार का 71वां बीपीएससी प्री देने वाले हैं और TRE 4 देने वाले हैं बीपीएससी का टीचर वाला। तो उन लोगों तक इस वीडियो को जरूर पहुँचाएं और आप भी इसे ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करें और जितना ज़्यादा रिवाइज कीजिएगा उतना ही एग्जाम पॉइंट में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। रिवाइज करते रहें, पढ़ते रहें।